तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटिकल लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं। हमने पाँच लेक्चर हम पहले कर चुके हैं। तो मैं अंशुल आज आपके लिए छठा लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पार्ट 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो 1909 से लेकर के 1947 तक का टाइम पीरियड था क्राउन रूल का, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसने कौन से एक्ट लागू किए थे और उनमें से कौन से एक्ट को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी है और उनके बिहाफ पे या उनके जैसा कुछ एक्ट बना करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं आर्टिकल की फॉर्म में या शेड्यूल्स की फॉर्म में। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जो चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी है सबसे पहले किसको मिल सके, आपको ही मिल सके। तो अगर आपने पहला, अभी ये 5वां पार्ट है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का, नया है इस पर जो बच्चा, उसको अगर चैनल पे अभी तक नहीं देखा है तो पहले वाली वीडियो पहले देख ले, क्योंकि अगर वो पहले वाली 4 पार्ट नहीं देखेगा तो इसमें उसको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मोर्ले मिंटो एक्ट के, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं इसको, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, तो जो मोंटी था, मिंटो कौन था, वॉइसरॉय था, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया उस टाइम पे 1909 में। और जो मोर्ले था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वहाँ पे ब्रिटेन में, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि जो इंडिया में घटनाएं घट रही हैं, जो ब्याज, जो रिवेन्यू हो रहा है, जो खर्चे हो रहे हैं, तो उसके बारे में किसको बताना, पार्लियामेंट को या प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन को बताना। तो ये काम किसका था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, मोर्ले। तो इसीलिए इस एक्ट का नाम क्या रखा गया, मोर्ले मिंटो एक्ट। तो इस एक्ट में सबसे पहले क्या किया गया था कि जो इंडियंस थे उनको वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या कर दी गई थी, जगह दे दी गई थी। यानी कि उससे पहले क्या था, जो 3 से 4 मेंबर होते थे पहले, उसमें सारे ब्रिटिश होते थे, एक भी इंडियन नहीं होता था। तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया, इंडियन को जगह दी गई। तो इसमें सबसे पहले जो इंडियन था जो ज्वाइन हुआ था वो कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यानी कि जो वायसरॉय की कार्य परिषद थी उसमें सबसे पहले जो शामिल होने वाला भारतीय था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि किसी इंडियन को कार्यकारी परिषद में जगह दी थी। तो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंडेड। तो जो पहले क्या था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जो क्या थी, जो कि मतलब जो वॉइसरॉय था उन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अलावा जो अलग से बनाता था, जिसमें पहले 12 मेंबर होते थे, तो उसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया था, पिछले एक्ट में 16 कर दिया गया था। तो उसको बढ़ा करके अभी कितना कर दिया गया था, 60 कर दिया गया था। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जैसे कि जो बॉम्बे की होगी, मद्रास की होगी, उनको भी एक्सपेंड कर दिया गया था। तो इस एक्ट में अब नया क्या किया गया था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसमें पहले जो इंडियंस वगैरह थे उनको डिस्कशन का भी क्या नहीं दिया गया था, कि भी हक नहीं दिया गया था, उनको कहा गया सिर्फ बैठो और देखो। तो उसमें इंडियंस को अभी क्या कर दिया गया था कि जो डिस्कशन कर सकते थे किस पे, इकोनॉमिक मैटर्स पे, और सम कुछ मामलों में वो क्या भी कर सकते थे, वोटिंग्स भी कर सकते थे। तो इससे क्या हुआ, तो इंडियंस की जो वैल्यू थी, इंडियंस की जो हालात थे, उसमें कुछ सुधार आ गया था कि अब वो डिस्कशन भी कर सकते थे, डिस्कशन में पार्ट वगैरह भी ले सकते थे। तो अगला क्या है कि ए सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। यानी कि जो मुसलमान थे, मुसलमानों के लिए क्या कर दिया गया था, अलग से जो रिप्रेजेंट कर दिया गया था, क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट। इसमें क्या होता था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट में कि मतलब जो मान लो किसी एक सीट को रिजर्व कर दिया गया है, कि एक प्रोविंस को रिजर्व कर दिया गया, भी यहाँ से सिर्फ मुसलमान ही लड़ेंगे। तो उसके लिए क्या कर दिया गया, जो जहाँ पे पहले, अभी क्या होता है कि जो मान लो कोई सीट एससी बीसी के लिए रिजर्व है या मुसलमान के लिए रिजर्व है, उसमें अभी सारे, कोई भी आपको मान लो, आप वोटिंग तो सभी कर सकते हैं, लेकिन जो लड़ सकता है वो कौन है, जो पार्टिकुलर कैटेगरी का जिसमें क्या मिला हुआ है, रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो पहले जो सेपरेट इलेक्टोरेट होता है उसमें क्या कंसेप्ट था कि जो अगर मुस्लिम खड़ा है किसी इलाके से या मुस्लिम को सीट मिली है, तो उसमें से जो मुस्लिम हैं वहाँ पे वो ही सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोटिंग में। और दूसरे धर्म का या दूसरे किसी भी जाति वगैरह का मुस्लिम से रिलेटेड है या उससे अलग है, तो वो क्या नहीं कर सकता था, पहले वोटिंग नहीं कर सकता था। तो सिर्फ मुस्लिम वोट्स ही कर सकते थे। अंडर सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या कर रखा है, मुस्लिम मेंबर वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर। यानी कि खड़े जो वहाँ पे इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो वो भी मुस्लिम होगा, तो उसके जो वोटर हैं वो भी सिर्फ मुस्लिम हो गए। यानी सीधी बात है कि मुस्लिम ही जीतेगा वहाँ, सीधी, और कोई से जीत ही नहीं सकता।
तो उसमें क्या गया था कि जो फर्स्ट टाइम था क्या किया, सीट्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन यानी अलगाववाद। आपने सुना होगा कि ब्रिटिश क्या क्या नीति अपनाते थे कि फूट डालो और राज करो। ये अपनी नीति उन्होंने कैसे स्टार्ट की कि मुस्लिम्स को पहले सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, तो वहाँ पे जो दूसरे धर्म के सिटीजन थे उनके साथ तो ये क्या हो गया कि भी भेदभाव हो गया कि भी उनको वोटिंग का अधिकार ही नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ पे क्या था, अगर मुस्लिम जीतना था तो मुस्लिम खड़ा हो रहा था इलेक्शन में, तो वहाँ पे दूसरे बंदे तो वोट ही नहीं कर सकते थे, तो उनके राइट्स तो छीन गए थे। तो अभी 1900 एक्ट में क्या किया था कि लीगलाइज्ड कम्युनिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या ये होता है कि भी धर्म के नाम पर क्या करना, बंटवारा करना जिस लोगों के बीच में, कि भी इसमें यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लड़ेंगे, यहाँ पे हिंदू लड़ेंगे, यहाँ पे जैन लड़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि कम्युनल आपस में कम्युनल राइट्स फैलेंगे कि भी मुसलमान हो तुम हिंदू हो, तुमने हमारे इलाके में अपना कब्जा कर रखा, ये है वो है। मतलब जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है वो एक तरह से कहाँ से स्टार्ट की थी, 1909 में उन्होंने लीगलाइज कर दिया था। एक तरह से लीगलाइज कैसे हो गया कि जब उन्होंने अलग से ये कह दिया कि भी अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, तो वो एक तरह से लीगलाइज ही कर दिया उन्होंने कम्युनलिज्म को। तो इसमें क्या कहते हैं, मिंटो को क्या क्या किया जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, यानी कि सांप्रदायिक मतदाताओं का पिता माना जाता है किसको, मिंटो को, क्योंकि उसने ही ये सबसे पहले कम्युनलिज्म फैलाया था। तो नेक्स्ट एक्ट है भारतीय सरकार अधिनियम 1919, यानी इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको क्या कहते हैं, मोन्टेग चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। तो चेल्मसफोर्ड क्या था, वाइसरॉय था, और मोन्टेग क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। तो इसमें क्या था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक क्या माना जाता है कि उस टाइम को जो 1919 एक्ट है उसको एक तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी होगी थी उसके बाद। तो इसमें बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था सेंटर पे। तो बाईकैमरलिज्म क्या होता है कि दो दो हाउस, जैसे कि अभी क्या चल रहा है हमारे यहाँ भी क्या है, बाईकैमरलिज्म सिस्टम है, बाईकैमरलिज्म। इसमें क्या है कि जो अपर हाउस और लोअर हाउस होता है एक, जैसे आपने देखा होगा कि राज्यसभा है जो, और एक वो है क्या है, लोकसभा है, तो उनको अपर हाउस और लोअर हाउस कहते हैं। तो अपर हाउस में उस टाइम पे कितनी स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे उसको, अपर हाउस को राज्यों की परिषद, यानी इसमें राज्यों से चुनकर आते थे मेंबर। तो इसमें कितने थे, 60। और जो लोअर हाउस है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें 145 मेंबर थे। तो इसमें निचले सदन को क्या कहते थे, केंद्रीय विधानसभा, और उसको राज्य की परिषद। तो इस तरह से ये बाईकैमरलिज्म यानी द्विसदस्यनीयता बन गई थी। इसमें क्या होता था, इंट्रोड्यूस हो गया था सेंटर पे। तो डायरेक्टरी और ड्यूअल गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया कि भी कुछ हिस्से, कुछ जो वो थे पार्ट, वो इंडियंस को दे दिए गए थे, कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ डिपार्टमेंट किसके पास थे, ब्रिटिश के पास। लेकिन इंडियंस को ज़्यादातर जो वीक वो हैं डिपार्टमेंट है वही दिए जाते थे, जो कि बिल्कुल ही जिन पे कोई काम, जिन पे वो कुछ काम कर ही नहीं सकते थे। जैसे कि हेल्थ का हो गया डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो गया। तो ये कुछ डिपार्टमेंट दे दिए जाते थे जिसमें क्या होता है कि कुछ वो कर नहीं सकते थे कुछ खास। आज अब आप अभी भी देख सकते हो कि हेल्थ डिपार्टमेंट है जो अपना सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, वो कुछ इतना ज़्यादा कारगर है नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो सरकार है वो कुछ खास इतना कर नहीं सकती, अपनी तरफ से कर सकती है लेकिन इतना कुछ ज़्यादा उसका बेनिफिट नहीं होता है। इसलिए जो इंडियंस थे मेनली उनको ये ऐसे डिपार्टमेंट दिए जाते थे जहाँ पे कुछ काम वो खास नहीं कर सकते थे। तो जो लोगों का गुस्सा होता था वो इन डिपार्टमेंट पे क्या होता था, वो इंडियंस के खिलाफ ही निकलता था ज़्यादातर। जो दूसरे जो ब्रिटिश गवर्नर थे, गवर्नमेंट के जो वो थे, उनको क्या दे दिए जाते थे कि जो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, तो इसमें क्या होता था कि ये अच्छे से काम भी कर सकते थे। और जो इंडियंस थे उनको ऐसे डिपार्टमेंट दे दिए जाते थे जहाँ पे वो काम कर भी चाहे तो भी कुछ काम खास नहीं कर सकते थे। तो अभी क्या कहते हैं, इसमें क्या कंसेप्ट आया था, इलेक्शन का कंसेप्ट आया था कि भी इलेक्शन करवाए गए। तो इलेक्शन करवाने के बाद क्या गई, लिमिटेड फ्रेंचाइजी इंट्रोड्यूस की गई कि भी कुछ ही लोगों को वोट करने का अधिकार दिया जाएगा। जैसे अभी तो क्या है कि कोई अमीर है, गरीब है, बड़ा है, छोटा है, तो उसको मतलब 18 साल का है, अगर वो लेडीज़ है या जेंट्स है, तो 18 साल का हो है तो उसको वोट का अधिकार है। लेकिन पहले नहीं होता था, पहले कुछ अमीरों को, राजा महाराजाओं को, या फिर जो बड़े बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उनको क्या मिलता था, जो फ्रेंचाइजी में, फ्रेंचाइजी कहते हैं कि भी सीमित मताधिकार का क्या किया गया था वहाँ पे उस टाइम पे प्रचलन था। इतना वो कुछ ज़्यादा सबको वो नहीं दिया गया था, वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। तो नेक्स्ट क्या है, किसमें किसके क्या बता रखा है कि जो लैंड होल्डर थे, टैक्स पेयर थे, ऑफिसर थे, या फिर टाइटल होल्डर। टाइटल होल्डर क्या हो गए कि जो शीर्षक धारक थे, यानी कि जो राजा महाराजा कहते थे जिनको खुद को, या फिर जो जैसे कि ब्रिटेन में क्या कहते हैं, सर कहते हैं किसी को, तो उनको क्या कहते थे, उनको सिर्फ क्या दिया था, वोटिंग अधिकार मिलता था।
दिस एक्ट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो सिविल सर्वेंट है, आज हम IAS IPS बनाता है जहाँ से, तो सिविल सर्वेंट के लिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको क्या कहते हैं, उसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, इस एक्ट में किया था, 1919 के एक्ट में। तो इसमें जैसे कि आप देखते हो कि CDS के हो गया, NDA के हो गए, या फिर UPSC का IAS IPS के एग्जाम होंगे, तो वो कौन लेता है, सारे पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यूनियन का है। जैसे स्टेट में क्या होता है, HPSC, PPSC, UPPSC, तो ये क्या हो गई, ये स्टेट PSC हो गए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आ गई इस एक्ट में। क्या है, जो पिछला एक्ट था 1909 का, उसमें क्या गया था, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या दे दिया गया था, हिस्सा दे दिया गया था। और इस बार क्या कर दिया गया, कम्युनल सेपरेशन कर दिया गया सबका, किसका, सिख्स को अलग दे दिया गया, इंडियन क्रिश्चियन है उनको अलग इलेक्टोरेट दे दिया गया, यूरोपियंस को अलग दे दिया गया, एंग्लो इंडियंस को अलग दे दिया गया। तो ये मुस्लिम को जो पहले दिया गया था उससे अलग था। तो इसमें तकरीबन जो हिंदू वगैरह के अलावा जो सारे हो गए, उनको अलग अलग दे दिया गया, सभी धर्मों को बांट दिया गया। तो 1919 एक्ट में क्या गया था कि जो 1919 का एक्ट था वो फेल हो गया था, किसके एस्पायरेशन से, जो लोगों के एस्पायरेशंस थे, जो उनको फुलफिल करने के लिए के उससे नज़रिए से क्या हो गया था, फेल हो गया था। क्योंकि इससे क्या हुआ, फिर जो स्वराज था, सेल्फ गवर्नमेंट की मांग क्या होगी, जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में क्या होगी थी, बहुत ही नेतृत्व में आगे चल पड़ी थी, और उसका बहुत ही फैलने लगी थी, वो पूरे देश में हर जगह स्वराज स्वराज स्वराज, सिर्फ स्वराज की ही मांग उठने लगी थी। अगला एक्ट है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, ये जो साइमन थे उनके जो अपॉइंटेड किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए थे नवंबर 1927 में। तो इनके आने के बाद जो कमीशन, इनकी अध्यक्षता में जो कमीशन था, 7 मेंबर कमीशन। तो क्योंकि ये जॉन साइमन नाम था इनका, तो इनकी जो ये चेयरमैन थे उस कमीशन के, तो इसलिए उस कमीशन का नाम क्या रख दिया गया, सर जॉन साइमन का नाम से सर साइमन कमीशन। तो इसका पर्पज़ क्या था कि जो मान लो अभी 1919 का एक्ट आया था, तो उसके बारे में ये बताना था कि भी अगर 1919 का एक्ट कितना सफल रहा है, तो क्या कुछ उसके कंडीशन, उसके बाद कंडीशन हुई इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद। तो उसमें क्या गया था कि जो सभी मेंबर थे वो क्या थे, ब्रिटिश थे। तो इसलिए सारी जितनी भी पार्टियां थे उन्होंने क्या किया था, साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया था। आपको पता होगा कि जो उस टाइम पे, अगर जब साइमन आया था, तो आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि जो भगत सिंह है और लाला लाजपत राय हैं, तो वो सभी जो उनके कार्यकर्ता वगैरह थे, वो सभी उनके जो रेलवे स्टेशन पर जब वो आए थे, तो उनका विरोध करने के लिए साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो लाला लाजपत राय हैं उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, जिससे उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन का क्या था, रिकमेंड किया था उसने कि जो डायरचरी को हटाने की मांग की थी, कि और क्या कहा था कि एक्सटेंशन ऑफ इलेक्टोरेट, कि भी जो अभी जैसे कि मुस्लिम्स को इलेक्टोरेट दे रखा है, सिख्स को इलेक्टोरेट दे रखा है, तो उसको क्या कर सकें, उसको बढ़ाया जाए आगे भी, और दूसरे जो धर्म है या उनको भी क्या किया जाए, उसमें एक्सटेंड किया जाए। तो नेक्स्ट एक्ट है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट वगैरह लिए गए हैं, आर्टिकल्स लिए गए हैं, वो इस एक्ट से ज़्यादातर मिलते जुलते हैं, तो इससे ही लिए गए हैं। तो इसमें क्या कर दिया था कि जो प्रोविंशियल डायरेक्टरी है, यानी कि सेंटर पे तो डायरेक्टरी रहेगी, लेकिन जो प्रोविंशियल डायरेक्टरी है उसको ख़त्म कर दिया गया था। और इंट्रोडक्शन किसका कर दिया गया था, सिर्फ सेंटर पे ही क्या रहेगी, प्रांतीय अराजकता रहेगी। तो इसमें क्या किया गया था, आगे क्या किया था कि जो प्रोविजंस फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन विद ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज एंड प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जो ब्रिटिश भारत के प्रदेश थे और रियासत थी, उनको एक अखिल भारतीय महासंघ का क्या कर दिया गया था कि एक अखिल भारतीय महासंघ बना दिया गया था, जिसमें क्या क्या आ गया था, जो ब्रिटिश के जो जितने भी राज्य ब्रिटिश के अंडर थे और जो भी रियासतों के अंडर थे, उन सबको क्या कर लिया गया था, ऑल इंडिया फेडरेशन के अंडर ले लिया गया था। तो अभी क्या कर दिया गया था, जो विधायिकाएं थी उनको क्या कर दिया था, उनके साइज में इंक्रीज कर दिया गया था। एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंचाइजी यानी कि जो वोट डालने का अधिकार है उसको और कुछ लोगों की तरफ एक्सटेंड कर दिया गया। जैसे कि मान लो उसमें महिलाएं तो नहीं हुई, लेकिन मान लो जो पुरुष थे वो उनको सभी को ले जाएगा भी, वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, वो वोट कर सकता है। तो ऐसा कुछ उन्होंने फ्रेंचाइजी बढ़ा दी थी। और जो सब्जेक्ट्स थे उनको 3 लिस्ट में बांट दिया था। और क्या कर दिया था, जो कम्युनल इलेक्टोरेट था, जैसे कि हिंदू धर्म का अलग से इलेक्टोरेट हो गया, सिख का अलग हो गया, और जो एंग्लो इंडियन थे उनका अलग हो गया, मुस्लिम्स का अलग हो गया, उसको क्या कर दिया गया था, रिटेंशन कर दिया गया था। यानी कि एक तरह से जो अवधारणा, जो विभाजन था, विषय का विभाजन और सांप्रदाय मदार का, उनको अवधारण कर दिया गया था, यानी कि हटा दिया गया था।
तो जो 3 लिस्ट बनाई गई थी वो कौन सी थी, जैसे कि आपको अभी पता है अभी क्या है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जो कंकरेंट लिस्ट है वो बनाई जाती हैं अभी हमारे यहाँ पे। तो वो इस तरह से वहाँ भी क्या बनाई गई थी, 3 लिस्ट एक तरह से जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट है वो कर दिया गया था। तो जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो उनको इनक्रीज किया है। अभी जो मान लो प्रदेश हैं जैसे कि बंगाल हो गया या फिर जो मुंबई हो गया या फिर जो मद्रास हो गया, उनको उनकी पावर्स क्या कर दी गई थी, इनक्रीज कर दी गई थी। उनकी स्वतंत्रता एक तरह से इनक्रीज की गई, वो ज़्यादा फैसलों पर, ज़्यादा उन पर मसलों पर फैसले ले सकते थे। अभी जो 1937 में उसमें क्या हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शंस पहली बार सबसे पहले कब करवाए गए थे, डायरेक्ट इलेक्शंस। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन में पूछने के, क्योंकि ये क्या है कि सबसे पहले इलेक्शन क्या होता है, डेमोक्रेसी का सबसे जो मेन मुद्दा होता है, मेन जो उसकी फीचर होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शंस। भी लोगों के हाथ में होता है सब कुछ। तो वो सबसे पहले कब शुरू किया गया, 1937 में। और जो कम्युनल इलेक्ट्रोड थे उनको क्या कर दिया गया था, तो बनाए रखे थे भी, मतलब वो अभी भी लागू रहेंगे कि भी कम्युनल अलग अलग जगह से सीटें बांट दी जाएंगी धर्म के आधार पर। और इसमें एक और चीज़ हुई थी, जो बर्मा था, बर्मा यानी कि आज का म्यांमार है, जो उसको भारत से अलग कर दिया गया था। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसने जो पावर थी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी, यानी कि जो सब्जेक्ट थे, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट उनको और कंकरेंट लिस्ट, उनको तीनों को डिवाइड कर दिया गया था। इसमें क्या था कि जो स्टेट लिस्ट थी यानी कि उसको जो सेंट्रल लिस्ट थी उस टाइम पे क्या कहते थे उसको, फेडरल लिस्ट, और इसमें 59 सब्जेक्ट होते थे। और जो प्रोविंशियल लिस्ट थी उसको स्टेट लिस्ट कहते हैं जैसे आज, तो उसमें कितने सब्जेक्ट थे, 54। और थर्ड लिस्ट थी कंकरेंट लिस्ट, उसमें कितने थे, 36 क्या थे, सब्जेक्ट थे। तो बाइकर्नलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस। तो उस टाइम पे क्या थे ये भी आपको पता होना चाहिए, 11 प्रोविंस थे एक तरह से। तो उसमें से जो 11 में से 6 प्रोविंस थे वहाँ पे बाइकैमरलिज्म ला दी गई थी। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें क्या क्या कर दी गई थी, जो बाइकैमरलिज्म में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे आप कुछ स्टेट्स में देखते हो कि अभी जैसे हरियाणा है वहाँ पे तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन पंजाब हो गया या कुछ और स्टेट हैं जहाँ पे क्या है, यूपी है जैसे, वहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ 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 क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक कब स्टार्ट किया गया था, 1935 में। तो इसी एक्ट के अंडर रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। किसके कमीशन से, किसके, ये जो रिकमेंड किया गया था, किसने किया था, हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था। क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे क्या हो गया था कि जो उस टाइम पे कुछ रूल्स वगैरह होते नहीं थे, तो जो भी अमीर थे सभी अपने अपने बैंक बना के बैठ जाते थे कि भी हाँ आज मैंने बना लिया बैंक। तो उस तरह से वो क्या करते थे, लोगों का पैसा लूटते थे और उनको फिर लोन वगैरह जो देना होता था वो काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में देते थे। तो उनके खिलाफ काफ़ी विद्रोह और वो विरोध चल रहा था। तो इसलिए क्या किया गया, एक रिजर्व बैंक की स्थापना की गई हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर। तो उसमें क्या किया गया कि उससे क्या होगा कि एक तरह से जो उनके ऊपर कंट्रोल था वो एस्टेब्लिश हो चुका था। तो इसमें क्या किया था कि जो अगला एक्ट था उसको था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इस एक्ट का मेन तो मुद्दा यही है कि भी इसके अंतर्गत इंडिया को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया गया था। तो इसमें क्या है, एंडेड द ब्रिटिश रूल एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन स्टेट, यानी कि एक तरह से स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया था भारत को। इसमें क्या कहते हैं, भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कि जो रियासतें वगैरह थी उनको कह दिया गया था कि भी आप या तो अगर आपको मर्जी है आप आज़ाद रह सकते हो, आपकी मर्जी है आप पाकिस्तान में जाना हो तो, आपकी मर्जी है आप भारत में जाना हो तो। यानी एक तरह से इनका जो मेन मोटो था वो ये था कि इंडिया को एक यूनाइटेड नहीं रहने देना है, इंडिया को डिवाइड करना है ताकि ये इसका वो ना हो सके, डेवलपमेंट वगैरह ना हो सके, ये आगे जाके हमसे आगे ना निकल सके। तो इसलिए इनका मेन मोटो था कि भी जो सभी प्रिंसली स्टेट वगैरह हैं उसको ये दे दो कि भी आप अलग अलग अपनी रियासत बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो पूरा एक इंडिया है वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो जो टुकड़ों में बढ़ता है उसको वो इतना डेवलप नहीं हो पाता है, लेकिन जो यूनाइटेड रहता है वो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इंडिपेंडेंट भी हो जाता है और अपना क्या होता है, डेवलप हो सकता है। जो पंजाब है, बंगाल है, उनको पार्टीशन कर दिया गया। जैसे कि आप देखते हो कि जो बंगाल का कुछ हिस्सा है उसको आज बांग्लादेश कहते हैं और कुछ हिस्से को वेस्ट बंगाल कहते हैं जो इंडिया में है। और पंजाब में भी ऐसा ही है, कुछ हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में है, कुछ हिस्सा पंजाब का इंडिया में है। तो वैसे तो पंजाब काफ़ी बड़ा था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, 2 पार्टीशन कर दिया, कुछ हिस्सा इंडिया दे दिया, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में दे दिया। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनको क्या कर दिया गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बना दिया गया। इनकी पोस्ट क्या पहले क्या थी, वॉइसरॉय थी, लेकिन अभी क्या हो गया था, इंडिया एक सोवरन कंट्री हो गया था, यानी कि स्वतंत्र और संप्रभु कंट्री हो गया था। तो अभी वो उसके अंडर नहीं था, ब्रिटिश रूल के अंदर। तो
तो उस टाइम पे जो वहाँ पे राजा होता था उसके अधीन नहीं आ रहा था, अभी इंडिया एक सॉवरन कंट्री हो गया था, तो इसलिए जो उसका वाइसरॉय का नाम था वो बदल कर क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो सबसे पहले कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ये कुछ से तकरीबन 1 साल के लिए यहाँ रहे। और उसके बाद इंडिया का जो नया वो बना था वो कौन बना था, इसके बाद इनके बाद कौन बना था, सी राजगोपालाचारी बना था जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया था, ये अकेला था। इसके बाद क्या करते हैं, जो 1950 में क्या हो गया था, हमारा संविधान लागू हो गया था, तो उसके लिए उसके बाद क्या करते हैं, जो ये पोस्ट थी उसको चेंज कर दिया गया था प्रेसिडेंट में। तो सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन बना था, हमारा राजेंद्र प्रसाद। तो उसके तो जो सी गोपालाचारी है वो क्या था, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि एक इंडियन था। तो ये मेन पॉइंट है कि इंडियन, पहला एक ही इंडियन बना है आज तक जो गवर्नर जनरल बना है इंडिया का, वो कौन था, सी राजगोपालाचारी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक किसका अकॉर्ड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसके अकॉर्डिंग एक्ट हुआ था, तो उसमें कुछ एक्ट वगैरह थे उसके अकॉर्डिंग रूल किया गया, किसमें, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, हमने आज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पूरा कर लिया है। हम आगे देखेंगे जो पॉलिटी में नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए थे तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो भी पॉलिटी पढ़ सकें और अपना जो है जीके है उसकी नॉलेज बढ़ा सकें। तो थैंक यू वेरी मच।